अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई एम लाइव एट सादा स्कूल। माय नेम इज़ मोहम्मद हारून रशीद। हम आज जो है फ्रीलांसिंग के ऊपर बात करेंगे। बच्चों के लिए बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं न्यू कमर्स को, तो इस चीज़ के ऊपर आज जो है हम बात करेंगे। और आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू सादा स्कूल के उन्होंने इनवाइट किया। सो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू डिलीवर ऑल द पॉइंट्स टू यू गाइस। थैंक यू। इफ यू लाइक आवर वीडियोस प्लीज वॉच आवर videos and subscribe our channel. Today is I am live on सादा स्कूल। आज जो है मैं सादा स्कूल पे लाइव आया हूँ। माय नेम इज़ मोहम्मद हारून रशीद और मैं एक फ्रीलांसर हूँ। पिछले 3-4 साल से फ्रीलांसिंग में काम कर रहा हूँ। प्रेजेंटेशन डिजाइनिंग की मेरी निश है। सो आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू सादा पे एंड सादा स्कूल, दे इनवाइटेड मी एंड हम बात करेंगे कुछ एक्सपीरियंस के ऊपर। सो मैंने 2020 में स्टार्ट किया था। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डिजाइनिंग मेरी मेन निश है। लेकिन मैंने 2011 में पावर पॉइंट सीखा था, लेकिन हमें बहुत देर से पता चला कि हाँ, हम इससे अर्न भी कर सकते हैं। हम इसी चीज़ को सेल आउट कर सकते हैं डिफरेंट क्लाइंट्स को। तो ये चीज़ हमें बहुत लेट पता चली। तो लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी पिछले 3-4 साल में अराउंड 50 लैक्स अर्न कर चुका हूँ डिफरेंट क्लाइंट से। फाइवर और अपवर्क मैं दोनों प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर काम कर रहा हूँ। इस टाइम करंटली मैं एक टीम रन कर रहा हूँ। सो आई वुड आल्सो लाइक टू से थैंक्स टू सादा पे। दे आर गिविंग अपॉर्चुनिटीज के हम लोग जो है हमें बहुत प्रॉब्लम आती थी कि हम अर्निंग्स जो है वो अपने नहीं ले पाते थे क्लाइंट से। तो जो डायरेक्ट लिंक है इसको मैंने बहुत ज्यादा यूज किया। और इवन मैंने बहुत से स्टूडेंट्स ने इसको यूज किया। हम लोग क्लाइंट्स को लिंक बना के दे देते हैं, तो बड़ी आसानी के साथ वो लोग ये चीज कर देते हैं। और जो सबसे अभी जो रिसेंट अपडेट आई है कि आप अपनी अर्निंग्स को पीकेआर की बजाय यूएसडी में भी अपने पास रख सकते हैं। तो ये चीज बहुत ही यानी कि मेरे लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ थी। मुझे बहुत खुशी हुई ये चीज़ सुन के, क्योंकि हम पेनियर वगैरह में यूज़ करते हैं तो डॉलर में हमें जो है जितनी चीज़ें चाहिए होती हैं, जितनी करेंसी चाहिए होती है हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सादा पे में भी ये फीचर आना दैट्स वेरी अमेजिंग। सो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है कि आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया? आपने अपवर्क में और फाइवर में स्टार्ट किया, फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट करने किस चीज़ ने मोटिवेट किया? सो आई बिलीव मैंने हमेशा से ये फील किया कि यार मैं जॉब के लिए नहीं बना, मुझसे जॉब नहीं होती, क्योंकि मैंने पास्ट में कुछ जॉब्स की थी अपने इलाके में फिजिकली, लेकिन मैं हमेशा नाकाम हुआ। 2 या 3 दिन बाद मेरा दिल उठ जाता था या मेरी तबीयत खराब हो जाती थी या नीयत खराब हो जाती थी। तो जॉब मुझसे कभी हुई नहीं है एक टीचिंग के अलावा। टीचिंग जो है मुझे शुरू से पसंद थी, मैं पढ़ाता रहा हूँ, बहुत से स्कूल्स अकेडमीज में पढ़ाया है। तो वो मुझे पसंद था। उसके अलावा कभी मुझसे जॉब हुई नहीं है। मैंने जॉब करने की कोशिश भी की है, तो जॉब मुझसे नहीं हुई। तो मैंने एक शुरू से मुझे एक शौक था कि यार मैंने जो है वो ऑनलाइन अर्न करना है। मैंने डिफरेंट गूगल पे सर्च की 2016-17 में डिफरेंट सर्च की आपने कैसे पैसे कमाने हैं, बहुत सी चीज़ें आई। कभी हमने ये देखा कि वीडियोज़ देख के पैसे कमाएँ, ये करके पैसे कमाएँ, वो करके, लेकिन वो मोस्टली 90% जो है वो धोखा फ्रॉड ही होता था। मैंने बहुत से पैसे अर्न किए, लेकिन वो सिर्फ़ स्क्रीन पे होते थे। कभी $400 अर्न कर लिए, कभी कितने अर्न कर लिए, तो वो स्क्रीन पे होते थे, उनको निकलवा नहीं सकते थे। फिर मैंने सोचा कि कुछ ऑथेंटिक किया जाए, पहले जो है कुछ सीखा जाए, पूछा जाए। तो मैंने चंद एक दोस्तों से मशवरा किया, उन्होंने वो भी ऑनलाइन ही कोई काम कर रहे थे, वो मुझे वहाँ पे ले गए, फिज़िकल ऑफ़िस था। वो एसईओ से रिलेटेड था, वो मैंने थोड़ा बहुत किया, वो मुझे समझ नहीं आया, मुझे मुश्किल लगा। फिर लेकिन मुझे इतना पता लग गया उस दफ्तर में जाने से कि यार फाइवर कोई चीज़ है, अपवर्क कोई चीज़ है, फ्रीलांसिंग कोई चीज़ है। सो मुझे उन्होंने ही फाइवर का अकाउंट बनवाया और मैंने जो है वो स्टार्ट लिया फाइवर से। तो मैंने सोचा कि यार एक नई स्किल सीखने से बेहतर है, एक नई स्किल सीखेंगे, टाइम लगेगा। तो मैंने सोचा कि यार मैं जो है जो चीज़ मुझे ऑलरेडी आती है, कौन सा ऐसा टैलेंट है मुझ में जो मैं सेल आउट कर सकता हूँ। तो मुझे याद आया कि हाँ, मैं यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेशंस बनाता रहा हूँ, तो मैंने सर्च किया फाइवर पे कि आया लोग पावर पॉइंट की स्किल को सेल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो मैंने देखा कि काफी लोग सेल कर रहे हैं, तो मैंने उसको ही एज़ अपनी स्किल कंटिन्यू किया, उसी टैलेंट को आगे लेके आया। हाँ, उसको मैंने मज़ीद थोड़ा सीखा, थोड़ा इम्प्रूव किया और मुझे ये चीज़ मतलब शुरू से बहुत ईज़ी लगता था पावर पॉइंट, तो मैंने उसी के ऊपर जो है वो काम स्टार्ट कर दिया। 2011 में मैंने सीखा था, लेकिन उसके बाद जो है कभी उसका यूज़ नहीं किया था। यूनिवर्सिटी में किया था यूज़, लेकिन पता नहीं था कि इससे अर्न किया जा सकता है। खैर मैंने स्टार्ट किया, तो शुरू-शुरू में तकरीबन फर्स्ट 3 मंथ्स मुझे कोई ऑर्डर नहीं मिला फाइवर पे, क्योंकि मुझे जो है फाइवर का आइडिया ही नहीं था कि हाउ इट वर्क्स, कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं पता थे, कोई कुछ नहीं पता था।
तो एक और क्रेडिट मैं यहाँ पे देना चाहूँगा ई-रोज़गार को, क्योंकि मैंने अपना पहला जो स्टार्ट था वो ई-रोज़गार से लिया, उधर से ट्रेनिंग ली। तो उस चीज़ में मैं इवन अपने जो ई-रोज़गार का बैच था उसमें टॉप अर्नर था। तो वहाँ से भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। ऑनलाइन 2020 के स्टार्टिंग में मैंने जब कोविड आया था, तो उस वक़्त मैंने स्टार्ट लिया था। तो शुरू-शुरू में कोविड था, पता नहीं था कि ये मतलब वायरस कितनी देर चलेगा, ये वो, तो घरवालों की तरफ से सख्तियाँ थी। तो वो 3-1 माह जो है वो मैंने मतलब कह लें कि अपने ऊपर लगाए, और उसमें जो है मैंने काफ़ी कुछ लर्न किया। तो मोटिवेशन शुरू से मेरे लिए यही थी कि यार मुझे ऑनलाइन अर्न करना है, घर बैठ के अर्न करना है, मुझे जॉब का शौक नहीं था। तो फिर पता लगा कि कोई ऑथेंटिक चीज़ में जाया जाए। बहुत सी चीज़ों पे पहले पैसे वेस्ट किए, टाइम वेस्ट किया ऑनलाइन कामों में कि यार ये ऐसे पैसे कमा लें, वैसे कमा लें। तो लेकिन कहीं से कुछ नहीं मिला। फिर ऑथेंटिक चीज़ों का पता चला, स्टार्ट किया। 3 मंथ तक मुझे कोई क्लाइंट नहीं आया फाइवर पे। फिर एक दोस्त था, उससे कंसल्ट किया, उसने बताया कि ऐसे-ऐसे करके आप करें, ये चीज़ें आपकी प्रोफाइल में लैग कर रही हैं। लाइक उसने मुझे इवैल्यूएट किया। तो अभी इवन जो है मेरा डेली बेसिस पे यही काम है। बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि आप इवैल्यूएट कर दें, ये बता दें, वो बता दें। तो उसने मुझे इवैल्यूएट किया, उसने मुझे बताया कि आप ये चीज़ जो है वो करें अपनी प्रोफाइल में। सो ख़ैर मैंने प्रोफाइल में चेंजेज़ वगैरह की, और मेरे पास एक क्लाइंट आ गया कतर का। तो उसने जो है, मैं उस वक़्त नया था और मुझे इतना पता नहीं था, तो मैंने उसको कहा मैं आपसे $1000 चार्ज करूँगा। तो और अगर आप अनलिमिटेड रिविजन्स के साथ, अगर आप लिमिटेड रिविजन्स माँगते हैं तो मैं आपसे $500 चार्ज करूँगा। तो उसने कहा कि नहीं-नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो हमने शुरू से सुना था कि कतर की करेंसी बहुत हेवी है, तो ये लोग बड़े अमीर होते हैं। तो ख़ैर वो मैं मुझे इतना फ्रीलांसिंग का भी आइडिया नहीं था, फाइवर का भी आइडिया नहीं था कि यहाँ पे क्या हिसाब है। तो मैंने बहरहाल उससे अच्छे खासे पैसे माँग लिए। तो फिर मैंने उससे पूछा कि आपका बजट क्या है? उसने कहा नहीं, ये बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा आपका बजट क्या है? तो उसने मुझे कहा कि $100 जो है वो मेरा बजट है, मैं $100 कर सकता हूँ। तो उस वक़्त 150 का डॉलर था, और मुझे तकरीबन $80 मिलने थे फाइवर का टैक्स कट करके। तो मैंने देखा तकरीबन ₹12,000 बन जाएगा, तो मैंने कहा यार बहुत है, स्टार्टिंग में पहला ही काम है, तो इसको जो है हम करेंगे। तो मैंने उसको कहा जी ठीक है। और यहाँ पे मैं एक टिप भी शेयर करना चाहूँगा इसी केस स्टडी में से, कि अब क्लाइंट से बात हो गई, लेकिन उस रात कह लें कि मुझे नींद ही नहीं आई सही तरह से। उसने कहा था मैं सुबह ऑर्डर दूँगा, पहला ऑर्डर था, तो उसने मुझे ऑर्डर नहीं दिया। सुबह से दोपहर आ गई, अगले दिन शाम का टाइम आ गया। तो मैं यूनिवर्सिटी में था, मैंने यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर स्क्रीन से मैंने उसको थोड़ा-सा ना कैप्चर करके भेजा मोबाइल से, उसका टॉपिक खोला, रिसर्च की, और उसको एक पिक्चर खींच के भेजी कि ये देखिए मैं आपके टॉपिक पे काम कर रहा हूँ, आप काइंडली ऑर्डर को इनिशिएट कर दें ताकि मैं इस पे काम कर सकूँ। तो फ़ौरन जो है उसका रिप्लाई आया, और वो कहता है मैं अभी इसको प्रोसीड कर रहा हूँ। तो ये भी एक टिप हो सकती है कि आप अपने क्लाइंट को जो है वो रिसर्च करके दिखाएँ कि यार मैं आपके प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हूँ, और ये देखिए मैंने आपके प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ इस टाइम भी। सो फिर वो ऑर्डर मिल गया, फिर मैं $100 में था, हालाँकि वो $10 का शायद काम होगा, तो मैंने उसको जो है वो एक्स्ट्रा काम करके दिया, कुछ एडिशनल मैंने उसको काम भी करके दिए, कुछ एडिशनल फ्लायर्स बना के दिए कि यार ये आपके लिए एज़ अ गिफ्ट है। तो मुझे शुरू से यही था कि यार मैंने ऑनलाइन काम करना है, ऑनलाइन अर्निंग करनी है। उसके बाद चैलेंजेस जो मुझे फेस करने पड़े उसमें सबसे पहला चैलेंज जो उन दिनों में था वो था इंटरनेट कनेक्शन का। बहुत जो मतलब हमें चैलेंज आता है ना, वो इंटरनेट कनेक्शन का आता है। तो जहाँ पे मैंने रिसेंटली हम लोगों ने घर शिफ्ट किया था, तो यहाँ पे इंटरनेट प्रॉपर था नहीं। तो ख़ैर तो फिर मैं ये करता था कि मोबाइल कनेक्शन से हॉटस्पॉट ऑन करके लैपटॉप में कन्वर्ट करके, या इवन सम टाइम मैं अपने दोस्तों के घर जाके वहाँ से इंटरनेट शेयर करके तो जो है अपना काम करता था। मतलब कुछ देर के बाद जाके मेरे जो इलाका था वहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपर मुझे मिला। अभी तो करंटली मैंने 2-3 इंटरनेट कनेक्शन इसीलिए लगवाए हुए हैं कि ताकि अगर एक ना हो तो एट लीस्ट आपके पास कोई बैकअप होना चाहिए। लेकिन उस वक़्त बहुत ज़्यादा इश्यू था इंटरनेट का, क्योंकि ये एक नई कॉलोनी थी, तो यहाँ पे इंटरनेट नहीं था। इंटरनेट का बहुत इश्यू आता था। फिर उसके बाद जो एक हमें और चैलेंज आता था वो ये आता था कि चूँकि हम लोग कोई जॉब नहीं कर रहे होते, तो हमारे पास कोई कंसिस्टेंट इनकम नहीं होती फ्रीलांसिंग में। समटाइम ऐसा होता है कि आप लोग 1 माह में बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेते हो, समटाइम आप 1 माह में कोई भी पैसे नहीं कमा रहे होते। तो स्पेशली स्टार्टिंग में। तो ये एक चैलेंज आता है फ्रीलांसर्स के लिए कि कंसिस्टेंट इनकम आपके पास नहीं होती। इसी तरह से इंटरनेट प्रॉब्लम्स तो बहुत हैं। इवन मैं ऐसे-ऐसे लोगों को जानता हूँ, ऐसे-ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो इंटीरियर सिंध में रहते हैं, बलूचिस्तान में रहते हैं।
तो वहाँ पे ये इश्यूज़ हैं। इस चीज़ को तो हम मतलब हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि पाकिस्तान के बहुत से ऐसे इलाके हैं, जहाँ पे इंटरनेट इश्यूज़ हैं। तो उसके अलावा ये कि और एक जो चैलेंज देखने में आ रहा है, मुझे तो ये नहीं चैलेंज रहा क्योंकि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, लेकिन एक चैलेंज जो मैंने बहुत से बच्चों से सुना है, वो है कि उनकी जो पेरेंट्स हैं, वो उनको इजाज़त नहीं दे रहे क्योंकि बच्चे जो हैं वो शुरू में कुछ अर्न नहीं कर पाते, तो वो उनसे पूछते हैं कि आपने कितने पैसे अर्न किए? तो वो कह देते हैं कि मैंने जो है मतलब कोई पैसा नहीं अर्न किया या मैंने जो है अभी नहीं कुछ अर्न किया, आहिस्ता-आहिस्ता अर्न करूँगा। तो इस तरह से बहुत सी चीज़ें जो है वो उनको चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। सो लेकिन अभी जो है करंटली वो पेरेंट्स को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि शुरू में थोड़ा-सा एटलीस्ट बच्चों को टाइम देना चाहिए जिसमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो उसके अलावा और जो चैलेंजेस आ जाते हैं वो एक रिलेटिव्स की तरफ से बहुत चैलेंज आता है कि आप क्या करते हैं? मैं ऑनलाइन काम करता हूँ। ऑनलाइन क्या करते हैं? मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ। फ्रीलांसिंग क्या होती है? मैं प्रेज़ेंटेशन बना के देता हूँ, डिज़ाइनिंग। तो ये उन मतलब मोस्टली उनको ये चीज़ समझ नहीं होती और अगर समझ आ जाए तो आप कितने पैसे कमा लेते हैं। फिर इसका भी ज़ाहिर-सी बात है शुरू में हमारे पास कोई आंसर नहीं होता। हम कहते हैं कि मतलब कोई फ़िक्स्ड इनकम नहीं है और हमारी सोसाइटी इस तरह की है कि यहाँ पे एक गवर्नमेंट जॉब वाला बंदा जो बेशक 40-50 हज़ार कमा रहा हो, उसको जो है वो एक ऐसा बंदा जो लाख, डेढ़ लाख कमा रहा है, उसके ऊपर प्रेफ़र किया जाता है। सो जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, यहाँ पे जो है वो कुछ इस तरह के चैलेंजेज़ आते हैं। और प्लेटफ़ॉर्म पे जो हमें स्पेशली चैलेंज आए, वो ये है कि शुरू में हमें ऑर्डर नहीं मिला। मुझे शुरू में ऑर्डर नहीं मिला, तो ये एक मेरे लिए चैलेंज था। फिर उसका यही बेहतर हल था कि मुझे एक दोस्त ने गाइड किया, उसने मुझे काफ़ी चीज़ें समझाई कि यार आप ये ऐसे करो, पिक चेंज करो, अपनी पिक्चर चेंज करो, अपनी थंबनेल्स चेंज करो, आपने डिज़ाइन्स अच्छे नहीं लगाए हुए। क्योंकि मोस्टली एक इश्यू आता था लाइक आप डिज़ाइनर हैं, बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं। आप डिज़ाइनर हैं और आपके खुद के ही डिज़ाइन अच्छे नहीं हैं, तो क्लाइंट कभी आपके पास नहीं आएगा। इसी तरह से आप राइटिंग का काम कर रहे हैं, एसईओ राइटिंग या कंटेंट राइटिंग आप कर रहे हैं, तो आपकी खुद की ही प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन अच्छी नहीं है, खुद की ही गिग डिस्क्रिप्शन अच्छी नहीं है, तो इस सूरत में जो है आपके पास कभी भी क्लाइंट नहीं आएगा। वो इम्प्रेस अगर हुआ आपकी राइटिंग स्किल से, तो फिर ही वो जो है वो आपके पास आएगा। इसी तरह से आप अगर वीडियो एडिटर हैं या आप कोई वेबसाइट डिज़ाइनर हैं या वेबसाइट डेवलपर हैं और आपने खुद की पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई हुई है और वो वेबसाइट ही अच्छी नहीं है, तो क्लाइंट आपकी उस चीज़ से इम्प्रेस नहीं होगा। सो हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है। हमारे एक टीचर थे, वो कहते होते थे, "डोंट बी अ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम, बी द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन।" तो हर चीज़, हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है, तो आपको सॉल्यूशन के साथ जुड़ना है। अगर आप अब एक इश्यू जो अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं क्या करूँ? तो मैं उनको कहता हूँ यार आप इंग्लिश सीखो, इसका तो मतलब और कोई हल नहीं है ना। तो इसी तरह से हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है, तो जो भी आपके पास प्रॉब्लम आती है, आप अगर थोड़ी-सी रिसर्च करेंगे या थोड़ा-सा अपना ये दिमाग इस्तेमाल करेंगे, तो आपको जो है वो उसका हल मिल जाएगा और उसके ऊपर फिर आपने मेहनत करनी है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल विद योर एफर्ट्स। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम अभी अच्छा अर्न कर रहे हैं, तो इट डज़न्ट मीन कि हमने कोई मेहनत नहीं की। मैं ऐसे-ऐसे दिन मैंने देखे हैं एक ये भी मुझे एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ी कि हेल्थ इश्यूज़ मुझे बन गए थे, बैकबोन में पेन होने लग गया था। मेरा एक क्लाइंट था $5 का और मुझे उसमें से $4 मिलने थे। 150 का डॉलर था। तो 150 ज़रब 4 तकरीबन 150 मल्टीप्लाई बाय 4 तो तकरीबन ₹600 बनता है। तो 3 दिन में मैंने वो काम किया, तो कितना बन गया 200 एक दिन का बन गया। तो मेरे बहुत से मतलब कज़िन्स वगैरह रिलेटिव्स वो कहते थे कि यार ये मतलब तुम पागल हो, ₹200 एक दिन का ले रहे हो, तो ये तो कुछ भी नहीं है, इतनी मेहनत कर रहे हो। तो मतलब मेरा उस टाइम ये शेड्यूल था शुरू-शुरू में कि खाने-पीने के और सोने के अलावा और कोई काम नहीं था। इवन ना कोई कह लें कि मोबाइल में को बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करना, ना कोई मूवीज़, ना क्रिकेट, कुछ भी नहीं। तो ये जो सारा टाइम था मैं उस टाइम अपना शुरू-शुरू में फाइवर को दे रहा था। अगर हमने कोई थोड़ी-सी कामयाबी हासिल की है, तो इसके पीछे वो एफर्ट्स हैं। तो मुझे याद है कि मैं उस वक़्त विटामिन्स की गोलियाँ या डिफरेंट एंटीबायोटिक्स वग़ैरह इसलिए लेता था कि यार मुझे जो है मतलब कि मैं रिलैक्स फ़ील करूँ, कमर में दर्द हो रहा है वो ठीक हो जाए। तो बहुत ही मतलब कह लें कि हेक्टिक रूटीन से गुज़र के फिर जो है इवन समटाइम मैंने ये वाले दिन देखे हैं कि मैं सुबह 5:30 बजे सोया हूँ और 3 घंटे के बाद फिर उठ गया हूँ 8:30 बजे क्योंकि मुझे पता है मैंने काम करके सेंड करना है, डिलीवरी का टाइम है, क्लाइंट ने कहा हुआ है कि ये ऑर्डर इतने बजे सेंड करना है।
तो बहुत से मतलब चैलेंजेज़ आपको जो है वो देखने पड़ते हैं और इनका जो बेटर सॉल्यूशन वो यही है कि इन फ्यूचर जब आप थोड़ा-सा सीख जाएँ, तो आप अपने साथ टीम बिल्ड करें। अगर आप बड़ी टीम नहीं बना सकते, आप अपने एटलीस्ट अपने साथ जो है वो 1 स्टूडेंट या 1 इंटर्नी या 1 प्रोजेक्ट मैनेजर या कोई भी एक पर्सन जो है वो अपने साथ हायर करें। मेरी टीम में इस टाइम प्रोजेक्ट मैनेजर्स भी हैं, इंटर्नीज़ भी हैं, पेड भी लोग काम कर रहे हैं। तो मैंने तो एक लंबी टीम बनाई है, लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग थोड़ा बहुत अर्न करने लग गए हैं, वो अपने साथ किसी एक बच्चे को जोड़ लें, उसको सिखाएँ और उसको जो है जिसको स्पेशली अगर ऑलरेडी आता है, तो उससे प्रोजेक्ट्स वगैरह करवाएँ। तो इससे ये है कि आपका जो बर्डन है, वो कम हो जाएगा। अब कभी भी अपनी जो हेल्थ है, बेशक फिज़िकल हेल्थ या मेंटल हेल्थ, इसको कॉम्प्रोमाइज़ ना करें आप अपने काम के ऊपर। उसके बाद है जी कि एक अपीलिंग और कॉम्पिटिटिव अपवर्क या फाइवर प्रोफाइल बनाने के लिए किन स्ट्रेटजीज की जरूरत पड़ती है। मैं कुछ जनरल प्रैक्टिसेस बताऊंगा जिनसे हम जो है अपनी प्रोफाइल को बेहतर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब प्रोफाइल पिक्चर, बहुत से बच्चे ऐसे हैं हमारी सोसाइटी में जो कहते हैं हमने पिक्चर नहीं यूज करनी। अपवर्क पे तो कंपलसरी है आपने अपनी पिक्चर लगानी, लेकिन फाइवर में लोग लोगो वगैरह लगा देते हैं या किसी की पिक लगा देते हैं, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। क्लाइंट जो है वो जब उसने पैसे खर्चने हैं ना, तो वो पहले देखता है कि यार ये है कौन? मैं किस बंदे के पास जा रहा हूँ? आखिर मैंने पैसे खर्चने हैं। अगर मैं आपको आपकी ही एग्ज़ाम्पल दूँ, आप लोग जब मार्केट में जाते हैं, तो आपने कोई छोटी-सी भी चीज़ बाय करनी हो, तो आप पहले 3 से 4 दुकानों से रेट पूछते हो, बंदे को इवन देखते हो कि यार ये है कौन है? ये किस तरह का पर्सन है? एक बंदा जो साफ-सुथरा होगा, आप उसके पास जाना प्रेफ़र करोगे। इस तरह बहुत से मतलब मैट्रिक्स मैटर करते हैं, बहुत से फैक्टर्स मैटर करते हैं। तो आपकी प्रोफाइल पिक्चर बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन है, जिसमें आपने अपने बारे में बताया कि हाँ यार मैं ये हूँ, मैं ये करता हूँ, वो बहुत बेहतरीन किस्म की होनी चाहिए। उसमें एक प्रॉपर स्टार्टिंग होना चाहिए, एक मेन बॉडी होनी चाहिए और फिर एंडिंग होनी चाहिए। कॉल टू एक्शन होना चाहिए एंडिंग में कि उस क्लाइंट को जो है वो आपसे समझ आ जाए कि यार ये है कौन? मैंने इसको क्यों हायर करना है? आपकी बात पढ़ के उसको पता लगे, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कोई ग्रामर मिस्टेक उसमें नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से कोई भी एज़ सच उसमें एरर नहीं होने चाहिए और पढ़ के जो है वो उसको अच्छा लगे कि यार इसने अपनी प्रोफ़ाइल पे मेहनत की है। समटाइम हमने ऐसा भी देखा है कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं कि वो अपनी प्रोफ़ाइल पे मेहनत नहीं करते। इवन मैंने एक स्टूडेंट थे, मैंने उनकी डिस्क्रिप्शन देखी, उन उसमें उन्होंने लिखा था येट टू बी अपडेटेड, लाइक मैं इसको बाद में करूँगा। तो ऐसे क्लाइंट नहीं मिलते, ठीक है? और वो मतलब ऐसे स्टूडेंट थे कि वो कह रहे थे कि यार ये फ्रीलांसिंग में तो पैसे होते ही नहीं है। तो मैंने फिर उनको मोबाइल से ओपन करके दिखाया। मैंने कहा ये देखें, ये होते हैं, ये हमने कमाए हैं, आपने नहीं कमाए। वो उन्होंने मुझे ना प्रोफाइल दिखाई। तो मैंने कहा यार ये मतलब ऐसे तो नहीं होते, ऐसे बाकी नहीं होते, ठीक है? तो आपको प्रॉपर जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी और एक बहुत बेहतरीन किस्म की अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। अपने कॉम्पिटिटर से अ, मतलब कुछ ज़्यादा करना पड़ेगा अपने कॉम्पिटिटर से। कामयाबी का अगर एक मैं आसान फ़ॉर्मूला बताऊँ सब फ्रीलांसर्स के लिए, तो वो है कॉम्पिटिटर रिसर्च। आप कॉम्पिटिटर रिसर्च करें, फाइवर पे जाएँ, अपवर्क पे जाएँ, अपने कॉम्पिटिटर्स को देखें कि व्हाट दे आर डूइंग। उन्होंने ऐसा क्या किया है जो मैंने नहीं किया? उनकी प्रोफाइल पिक्चर किस तरह की है, उनके थंबनेल्स किस तरह के हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन किस तरह की है। इसके अलावा और भी जो मतलब उन्होंने चीज़ें की हुई हैं, आप उस चीज़ को देखें कि व्हाट दे आर डूइंग एंड व्हाट आई एम नॉट डूइंग। मैंने कौन-सी ऐसी चीज़ है जो नहीं की? लाइक अगर उन्होंने पोर्टफोलियो अच्छे बनाए हैं, तो मैंने नहीं बनाए, तो मैं उस चीज़ को बेहतर करूँगा। आपने अपनी जो क्लाइंट्स हैं अपने, अपने जो सॉरी कॉम्पिटिटर्स हैं, उनसे आपने देख के अपने आप को बेहतर करना है। मैं अगर मैं आपको बताऊँ कि मैं जब शुरू में मेहनत करता था, तो मैंने एक सिर्फ़ थंबनेल डिज़ाइन करने पे कुछ 30 डेज़ लगाए थे। पहले मैंने 10-15 दिन तो मैं रिसर्च करता रहा, मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे डिज़ाइन करना क्या है, मुझे कोई बेस्ट चीज़ नहीं मिल रही थी, आइडिया नहीं मिल रहा था। तो मैंने फिर काफ़ी लोगों को खंगाला, उसमें से मुझे कुछ बेस्ट पर्सन्स मिले, फिर उनमें उनसे मैंने आइडियाज़ लिए। किसी को आपने कॉपी नहीं करना कि एज़ इट इज़ उसकी चीज़ उठा के अपनी जगह पे लगा दी, आप उससे आइडिया लें और फिर अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करके उसपे जो है आप अपना डिज़ाइन बनाएँ, ठीक है? तो आप एक अच्छी प्रोफ़ाइल बनाने के लिए आपके पास पिक्चर होगी, डिस्क्रिप्शन होगी, थंबनेल्स अच्छे होंगे, पोर्टफ़ोलियो अच्छा होगा। पोर्टफ़ोलियो आपका बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप किसी भी फ़ील्ड में हैं, आपका पोर्टफ़ोलियो अच्छा होना चाहिए और उसपे एक अच्छी खासी मेहनत हुई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो आपका काम देखे। अभी रिसेंटली मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, अभी रिसेंटली मेरा एक फाइवर पे क्लाइंट था, उसने मुझे मतलब मैसेज आया
और मैंने कहा मैं मीटिंग के लिए अवेलेबल हूँ। मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा एक और मैं यहाँ पे टिप दूँगा कि आप मीटिंग करें क्लाइंट्स के साथ। क्लाइंट्स के साथ मीटिंग करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा चांसेज़ होंगे कि आप ऑर्डर जो है वो विन कर जाएँ। क्यों? जब क्लाइंट मैसेज पे बात कर रहा होता है तो वो 3-4 और भी लोगों से बात कर रहा होता है और जब वो कॉल पे बात कर रहा होता है तो वो सिर्फ़ आपसे बात कर रहा होता है और यहाँ पे आपके विन करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमेशा ज़ूम मीटिंग्स को मैं प्रेफ़र करता हूँ। ज़ूम मीटिंग या गूगल मीट या स्काइप जो भी है। तो आप मीटिंग्स करेंगे तो आपके पास जो है वो चैलेंजेस कम होंगे और विन करने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इवन बहुत से बच्चों को कुछ इश्यूज़ आते हैं मीटिंग में, कॉन्फिडेंस इतना नहीं होता। तो ख़ैर क्लाइंट डीलिंग के ऊपर भी हम आगे बात करते हैं। सो एक क्लाइंट था अभी रिसेंटली फाइवर पे, तो मैंने उससे मीटिंग की और उस मीटिंग में उसने अपनी स्क्रीन शेयर की, वो मुझे अपना प्रोजेक्ट समझा रहा था। तो उसने अपने जो क्रोम ब्राउज़र में उसने काफ़ी लोगों की इस तरह से ना प्रोफाइल्स ओपन की हुई थी टैब में और पोर्टफोलियो देख रहा था और उसने मुझे कहा कि मैंने आपको हायर कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ आपके पोर्टफोलियो की बेस के ऊपर। मैंने आपका वर्क देखा है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा और डेफिनिटली मैंने बहुत एक वेल अपडेटेड पोर्टफोलियो जो है वो लगाया हुआ था अपनी प्रोफाइल्स वगैरह पे। तो उसने इवन मैंने देखा कि उसने जो है वो मुझसे भी जो सीनियर्स थे, काफ़ी सीनियर्स जो थे, इवन इंटरनेशनल लेवल के जो लोग थे, लाइक पाकिस्तानी नहीं इंटरनेशनल, उस उनकी उसने प्रोफाइल्स ओपन की हुई थी और उसमें से जो है वो उसको मेरा पोर्टफोलियो सबसे अच्छा लगा और उसने मुझसे बातचीत की। मैंने उसको प्रॉपर्ली जो है वो आंसर्स किए। उसने मुझे मेरे ही पोर्टफोलियो में से कुछ स्टेप्स बताए कि यार ये इसी तरह की चीज़ मैं चाह रहा हूँ। बहरहाल एक अच्छा फिर इवन मैंने वो ऑर्डर विन कर लिया और एक बहुत अच्छा हमारा उसके साथ वो सारा एंडिंग भी हो गया और वो एक हाई पेइंग क्लाइंट था। सो आपका पोर्टफोलियो जो है वो बहुत बेहतरीन होना चाहिए और इसी की बेस के ऊपर आपको क्लाइंट मिलते हैं। आपकी प्रोफाइल को स्टैंड आउट करेगा आपका पोर्टफोलियो। इसी तरह से आपने पोर्टफोलियो में अपनी सर्टिफिकेशंस बतानी होती हैं, अपने प्रोजेक्ट्स जो कंप्लीट किए हैं वो बताना होता है, टेस्टिमोनियल्स आपने आउटसाइड द प्लेटफॉर्म जो आपने कोई अगर वर्क किया है आपने वो बताना है। तो एक जो मतलब बच्चे गलती करते हैं वो ये करते हैं कि खाली सी प्रोफाइल कर देते हैं, मतलब कुछ होता ही नहीं है उस प्रोफाइल में, तो आपको ऑर्डर कहाँ से मिलेगा? बड़ी-बड़ी प्रोफाइल, कंप्लीटेड प्रोफाइल जो है वो आपके पास होनी चाहिए और एक 2 तरह से कंप्लीटेड प्रोफाइल है। एक तो ये है कि वो अपवर्क में लिखा आ जाता है कि जी 100% कंप्लीट, वो तो होगा डेफिनिटली, वो तो करनी ही करनी है। उसके अलावा आपकी जो प्रोफाइल है उसमें टेस्टिमोनियल्स और उसमें डिफरेंट पोर्टफोलियोज, डिफरेंट प्रोजेक्ट कैटलॉग में आपने प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। ये एक आपके पास फ्री में अपॉर्चुनिटी है। आप इस अपॉर्चुनिटी को भी यूज़ करके आप अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करें और आप कहीं न कहीं सर्च में जब वो आ रहे होंगे, तो आपके उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे। ओके नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि हाउ डू यू इफेक्टिवली रिसर्च एंड बिड ऑन प्रोजेक्ट्स टू इंक्रीज योर चांसेस ऑफ लैंडिंग योर फर्स्ट जॉब? फर्स्ट जॉब में आपने अगर आप फर्स्ट जॉब विन करना चाह रहे हैं, स्पेशली अगर हम अपवर्क की बात करें, तो आपको स्मॉल जो क्लाइंट्स हैं उन पे फोकस करना है। लाइक देखें अगर आप न्यू हैं और आप चाह रहे हैं कि आपको कोई $500 का ऑर्डर पहले ही दिन मिल जाए तो ऐसे नहीं होगा। आपको कोशिश करनी है जो 10-10, 15-15, 20-20 डॉलर के या इवन $10 वाले जो छोटे मतलब के क्लाइंट्स हैं, आपने कोई भी प्लेटफ़ॉर्म है, आपने कोशिश करनी है कि उनको आपने कनेक्ट करना है, उनको रीच आउट करना है, उनको आपने प्रपोज़ल भेजना है। इससे आपके विनिंग के चांसेस ज़्यादा होंगे। प्लस दूसरी चीज़ के समटाइम कुछ क्लाइंट ऐसे आते हैं, वो बोलते हैं कि हमें जल्दी काम करवाना है। तो वो जो जल्दी वाला बंदा होगा, वो ये नहीं देखेगा कि आप एक्सपर्ट हो या नहीं एक्सपर्ट, वो आपको हायर कर सकता है। और तीसरी एक चीज़ है कि आपको नाइट टाइम में काम करना है, लेट नाइट में क्योंकि हमारे जो मोस्टली कॉम्पिटिटर्स हैं ना फ्रीलांसर्स के जो कॉम्पिटिटर्स हैं हमारे, वो मोस्टली एशियंस हैं, ठीक है? लाइक इंडिया सबसे बड़ी कह लें कि एक मार्केट है, बहुत लोग वहाँ पे जो है वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, ठीक है जी? इसी तरह से डेफ़िनेटली बांग्लादेश में भी हैं, श्रीलंका में भी हैं और भी जो मतलब एशियन कंट्रीज़ में आ जाते हैं। तो मोस्टली एशियंस के साथ जो हमारा टाइम डिफरेंस है वो कुछ ज़्यादा नहीं है, कहीं 30 मिनट्स है, कहीं 1 ऑवर है। तो ऑलमोस्ट सेम ही टाइम पीरियड है। और दूसरा उसमें आपको ये होगा कि अगर आप नाइट टाइम में काम करते हैं तो हर जगह पे रात होगी और रात को मोस्टली जो है वो फ्रीलांसर्स जो हैं वो कम हो जाते हैं, कंपटीशन बहुत कम हो जाता है रात को। तो नाइट टाइम में आप कोशिश करेंगे कि आप बिडिंग करेंगे अपवर्क पे या जिस भी प्लेटफ़ॉर्म पे आप काम कर रहे हैं। तो नाइट टाइम में जो है वो आपके क्लाइंट के रीच करने के चांसेस और मोस्टली जब इधर नाइट होगी तो वहाँ पे दिन होगा। मोस्टली स्टेट्स में ऐसा होता है या मोस्टली कंट्रीज़ में ऐसा हो रहा है। तो वहाँ पे जो है आपके विन करने के जो चांसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा हो जाएँगे।
और इसके अलावा एक और यहाँ पे मैं आपको टिप शेयर कर देता हूँ कि एक ऐसा क्लाइंट जो रिसेंटली ही आया है अपवर्क के ऊपर, तो आप उसको टारगेट करें। एक आपके पास एक जॉब पोस्ट आई और वो नया क्लाइंट है, उसकी जॉइनिंग डेट जो है वो कोई बहुत पुरानी नहीं है, तो आप उस क्लाइंट को जो है वो अपनी कोशिश करें उससे बातचीत करने की, उसको प्रपोज़ल भेजने की, क्योंकि देखिए वो अभी नया आया है, उसको इतनी समझ नहीं है। जो पुराना क्लाइंट है ना, उसने तो बहुत जो है वो टाइम खपाया हुआ है और उसने बहुत वो ईच एंड एवरीथिंग जो है वो जानता है प्लेटफ़ॉर्म की, ठीक है? तो इवन वो जो पुराना क्लाइंट है जिसको हर चीज़ समझ है, वो आपको कहीं न कहीं कह लें कि डिच भी कर सकता है कि आपको कह सकता है कि यार ये कर दो, आप वो करो ना, वो आपको बैड रिव्यू दे दे, आपसे हो ना, क्योंकि आपका पहला क्लाइंट है तो मेबी आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो। सो फर्स्ट क्लाइंट में आप उस बंदे को प्रेफ़र करें जो खुद भी एक नया जॉब मतलब जिसने नई जॉब पोस्ट की हो, जो नया-नया आया हो अपवर्क पे एक क्लाइंट। इसके अलावा स्मॉल जॉब्स पे कोशिश करें और नाइट टाइम में कोशिश करें। तो ये चंद एक चीज़ें हो सकती हैं, जिनमें आप जो है अपनी फर्स्ट जॉब का ख्याल कर सकते हैं। इसके अलावा ये हो सकता है कि आप ये देखें कि आया वो हायरिंग कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। बहुत से ऐसे क्लाइंट होते हैं, उन्होंने बहुत सी जॉब पोस्ट की थी, कभी हायर ही नहीं किया होता। वो उसमें होता ये है कि वो हमारी ही तरह के लोग होते हैं और वो बैकएंड पे बैठ के इस तरह की जॉब पोस्ट करते हैं और देखते हैं कि हाउ पीपल आर बिडिंग, हाउ पीपल आर सेंडिंग प्रपोजल्स। तो बस वो ये चीज़ देख रहे होते हैं, तो उनसे आपको अवॉइड करना है, आपको उस बंदे के पास जाना है, जो आपको हायरिंग भी कर रहा है, जिसने नॉर्मली हायरिंग भी की हुई है, तो वो आपके लिए एक प्रेफर्ड चीज़ हो जाएगी। उसके बाद है जी कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो बिगिनर करते हैं। अ मोस्टली जो कॉमन मिस्टेक्स बिगिनर करते हैं, वो ये करते हैं कि एक तो ये कि एक जगह पे लगे रहते हैं। लाइक फाइवर पे अकाउंट बना लिया और कुछ पता ही नहीं है, ना अपवर्क पे गए, ना फ्रीलांसर पे गए, ना गुरु पे गए, ना पीपल पर आवर पे, ना लिंक्डइन पे, ना फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी नहीं गए। ठीक है? और ना ही अपनी कोई कम्युनिटी बनाने की कोशिश की, ना किसी कम्युनिटी से कोई कनेक्ट हुए। तो ऐसे नहीं होगा, आपको जो है वो अपनी एक कम्युनिटी बनानी है, डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म पे जाना है। नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। आप कभी भी अपने सारे अंडे जो हैं वो एक टोकरी में ना रखें। तो जब वो टोकरी गिरेगी तो सब कुछ तबाह-बर्बाद हो जाएगा। लाइक आप सिर्फ़ और सिर्फ़ फाइवर पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह ना करे आपका अकाउंट उड़ जाता है, आपको वार्निंग मिल जाती है वगैरह-वगैरह, तो इस तरह की जो चीज़ है वो आपको नुकसान देगी। तो इसलिए हमेशा आपने कोशिश करनी है मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म्स पे काम करें और मल्टीपल जगहों पे कनेक्टेड रहें। और आपकी कोशिश करें कि डायरेक्ट क्लाइंट्स बनाने के ऊपर काम करें। तो इवन जो सादा पे है ये हमें अपॉर्च्युनिटी देता है कि आप डायरेक्ट क्लाइंट से डायरेक्ट पेमेंट्स भी ले सकते हैं अपने सादा पे अकाउंट में। तो उसके अलावा जो है हमारे पास कॉमन मिस्टेक्स और एक बच्चे ये करते हैं कि प्राइसिंग बहुत ज़्यादा रख देते हैं शुरू में। आप बिल्कुल ही नए हैं, आपकी कोई रेटिंग्स नहीं है, कोई रिव्यूज़ नहीं है, कोई ऑर्डर्स आपने कंप्लीट नहीं किए और अब आप कह रहे हैं कि जी मैं आपसे $100 लूँगा, मैं आपसे $200 लूँगा या मैं आपसे इतने ज़्यादा पैसे लूँगा इस काम के। तो हालाँकि जो आपसे एक्सपर्ट लोग हैं वो कम पैसे ले रहे हैं। तो क्लाइंट जो है जिसने जब ऑर्डर देना है देखिए गोरा जब भी पैसे खर्चता है ना, तो वो सोच समझ के खर्चता है, ठीक है? हाँ, एक बार जब वो आपके साथ कंटिन्यू कर गया, तो फिर बेशक वो बाद में ज़्यादा पैसे भी खर्चे, लेकिन जब वो स्टार्टिंग में होगा तो वो गोरा बहुत सोच समझ के पैसे खर्चता है। ठीक है, तो उसने जो है वो आपको अगर हायर करना है तो उसने 4-5 और भी लोगों को देखना है कि यार कौन कितने पैसे ले रहा है। ये बंदा नया आया है, ये इतने पैसे माँग रहा है, वो बंदा तो मतलब इतनी देर से काम कर रहा है और वो इससे कम माँग रहा है। तो डेफ़िनिटली वो उसके पास जाएगा क्योंकि उसके रिव्यूज़ भी लगे हुए हैं। जब आपके पास रिव्यूज़ ही नहीं है, आप न्यू हैं, तो आपको जो है वो है कम प्राइसिंग पे काम कर लेना चाहिए। इवन हम लोगों ने खुद बल्कि हर फ्रीलांसर ने है जो है स्टार्टिंग में कम पैसों से ही काम किया होता है। तो पहले दिन जो है कोई भी 500 या $1000 नहीं ले लेता। आपको शुरू में जो है वो कम पैसों से भी काम करना चाहिए। हाँ, आपको कैसे देखना है कि यार मैं अपना क्या रेट रखूँ? तो आपने मार्केट रिसर्च करनी है, आपने देखना है कि बाकी लोग जो हैं वो कितने पैसों में जो है वो ये काम कर रहे हैं और स्पेशली अगर आपकी फ़ील्ड है लो पेइंग, लाइक ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, तो उसमें बहुत ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं और $5 से भी काम स्टार्ट हो रहा है। तो आप भी कम पैसों से ही स्टार्ट करें, बेहतर यही है। और उसके अलावा एक जो है कि अगर आपकी फ़ील्ड ही कोई हाई पेइंग है लाइक वेब डेवलपमेंट है या उसमें भी कोई बहुत ही मुश्किल चीज़ है, तो फिर आप इतनी कम पैसों से स्टार्ट ना करें। लेकिन जो भी मार्केट रेट चल रहा है, उससे आप थोड़ा-सा अपने आप को कम रखें। अपनी जो प्राइसिंग है आप कोशिश करें उससे अपने आप को कम रखें।
तो उसके बाद आ जाता है जी कि मेरी प्रोफाइल पे अपवर्क व्यूज़ आ रहे हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास आया है कि आई एम गेटिंग अपवर्क प्रोफाइल व्यूज़ बट आई एम नॉट कन्वर्टिंग देम इनटू क्लाइंट्स। सो इसमें आपकी कम्युनिकेशन में मसला रहता है। मोस्टली ऐसा होता है कि क्लाइंट जो है वो मैंने जैसे बताया कि वो 3-4 लोगों से बातचीत कर रहा होता है, तो वो देखता है कि यार कौन-सा बंदा मुझे रिप्लाई जल्दी कर रहा है और कौन-सा बंदा अच्छे से रिप्लाई कर रहा है और किसको मेरे प्रोजेक्ट की समझ आई है। क्लाइंट जब ऑर्डर देने लगेगा तो वो देखेगा कि आया इसको इस चीज़ की समझ आई है कि नहीं समझ आई। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैंने आपको पहले बताया कि घोड़े ने जब पैसे खर्चे हैं तो उसने सोच समझ के खर्चे हैं। तो अगर आप उससे अच्छे से बात नहीं कर पा रहे, अगर आप उससे जो है वो सही से डील नहीं कर पा रहे, तो वो आपको ऑर्डर नहीं देगा। आपकी कम्युनिकेशन जो है वो अ, आपको लैग करेगी ऑर्डर नहीं मिलने में। आपकी कम्युनिकेशन आपका सबसे बड़ा बैरियर है कि आपको ऑर्डर नहीं मिल रहे। तो आपकी कम्युनिकेशन बेहतर होना चाहिए। हम आगे जाके कम्युनिकेशन सेशन के में इसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा और जो इश्यूज़ ये हो सकते हैं कि आपकी प्रोफ़ाइल ही इस काबिल नहीं है, इस इतनी बेहतरीन नहीं है आपकी प्रोफ़ाइल या आपने प्रोफ़ाइल में मिस्टेक्स बहुत की हैं, ग्रामर मिस्टेक हैं या डिज़ाइनिंग अच्छी नहीं है। अगर डिज़ाइनिंग अच्छी नहीं होगी तो एज़ अ डिज़ाइनर वो लोग आपको हायर नहीं करेंगे। इसी तरह से अगर आपका कोई मतलब आपके वर्क से लग रहा है कि यार ये बच्चा-सा है और इसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर भी आपके पास जो है वो ऑर्डर आने के चांसेस नहीं होंगे। और एक और चीज़ होती है कीवर्ड रिसर्च। अगर आपने अपनी प्रोफ़ाइल में कोई कीवर्ड्स वगैरह ऐड नहीं किए हुए, तो फिर भी जो है वो आपको कोई ख़ास रैंकिंग नहीं मिलेगी, कोई ख़ास आप सर्च में नहीं आएँगे। तो दूसरा जब आप अपवर्क पे प्रपोज़ल सेंड करते हैं, तो क्लाइंट आपको अगर वो मैसेज कर रहा है, तो आप अगर वो एक और जो बच्चे गलती करते हैं, वो बहुत लेट रिप्लाई करने की गलती करते हैं। मैंने बहुत से बच्चे मेरे पास अपने ना कम्युनिकेशन के स्क्रीनशॉट सेंड करते हैं कि सर देखें कि हमने जो है वो ये क्लाइंट से बात की है, तो आइदर ये जो बात हुई है ये अच्छी है या नहीं है। आप मेरी कम्युनिकेशन को रेटिंग करें, क्या या मैं कैसे अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर करूँ? तो मैं उनकी कम्युनिकेशन पढ़ने से पहले ये देखता हूँ कि आपने क्लाइंट को रिप्लाई कितनी देर में दिया है। मैं ये टाइम देखता हूँ सबसे पहले। तो मैं उनको जो बच्चा क्लाइंट को लेट रिप्लाई कर रहा हो ना, तो मैं उसको कहता हूँ कि तुम फारिग हो। मतलब जब पीछे कुछ बचता ही नहीं है, आप उसको 4-4 5-5 घंटे या 10-10 घंटे के बाद आप उसको रिप्लाई कर रहे हैं, तो वो आपको हायर नहीं करेगा। क्लाइंट के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इंतज़ार करे कि जी नवाब साहब आएँगे और हमें रिप्लाई करेंगे और फिर हम इनको ही हायर करेंगे। उसके पास मल्टीपल ऑप्शन है, वो किसी और को भी हायर कर सकता है। उसके बाद ये कि एक न्यू मतलब पर्सन है, एक न्यू जो फ्रीलांसर है, उसने एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो कैसे बनाना है ताकि क्लाइंट्स जो है वो अट्रैक्ट हो सकें, ये एक हमारे पास क्वेश्चन है। तो इसमें मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप अपने इलाके में या किसी कहीं पे भी जाके आप फिज़िकल जॉब करें क्योंकि फिज़िकल जॉब से आप बहुत सा काम सीखेंगे और वो डेफ़िनिटली आपका पोर्टफोलियो बनेगा। एक तो ये चीज़ हो सकती है। तो दूसरा ये हो सकता है कि आप जो है वो अगर फिज़िकल नहीं तो ऑनलाइन किसी के साथ अटैच हो जाएँ, उसको बोलें, अपनी कम्युनिटी बनाएँ। मैंने पहले भी कहा कम्युनिटी होनी चाहिए। तो आप उनको बोलें कि मैं आपके साथ जो है वो एज़ अ इंटर्न ही काम करना चाहता हूँ। तो आप एज़ अ इंटर्नशिप काम कर लें। इवन हम लोग अभी भी करंटली अपने जो पावर पॉइंट के स्टूडेंट्स हैं उनको इंटर्नशिप्स दे रहे हैं। तो उसमें ये है कि आप जो है जब आप प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे जब आप काम करेंगे तो आप वहाँ से बहुत कुछ सीखेंगे। बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप नॉर्मली नहीं सीख पाएँगे और आप रियल टाइम प्रोजेक्ट से सीखेंगे। प्लस फिर जब आप प्रैक्टिकली काम करेंगे तो आपका पोर्टफोलियो बनेगा। पोर्टफोलियो में आपको ये देखना है कि व्हाट द अदर्स आर डूइंग। मैंने फिर बताया कि कंप्यूटर रिसर्च करेंगे, आप बिहेंस पे चले जाएँ, ठीक है, ड्रिबल पे चले जाएँ, डिफरेंट जो पोर्टफोलियो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, आप वहाँ पे जाएँ, वहाँ पे देखें कि मेरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने किस तरह से डिज़ाइनिंग की हुई है, उन्होंने अपनी प्रोफ़ाइल पे क्या-क्या चीज़ें शो की हैं। फिर आप जो है वो एक अच्छा काम करने की तरफ मूव करें और जब भी आप किसी का डिज़ाइन देखें, तो आप सोचें कि यार इसने कैसे किया? अब मैंने भी इसको ऐसे करना है, मैं इससे भी ज़्यादा बेहतर करूँगा। तो अ, इट्स ऑल अबाउट योर क्रिएटिव थिंकिंग। आपने हमेशा जो है वो रिसर्च पे टाइम लगाना है। आप गूगल खोल के बैठ जाएँ, डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स खोल लें और वहाँ पे देखें कि हाउ पीपल आर डिज़ाइनिंग, हाउ पीपल आर डूइंग देयर वर्क। उस चीज़ से आप जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख पाएँगे और फिर जो है जब आपने अपना काम स्टार्ट करना है, तो उसमें जो है फिर आपको उन चीज़ों का ख़्याल करना है। उसके बाद आते हैं जी हाउ शुड आई यूज़ कनेक्ट्स ऑन अपवर्क व्हेन शुड आई स्पेंड मनी टू बाय कनेक्ट? अच्छा,
अब हमारे पास ये क्वेश्चन आया कि जी कनेक्ट्स को यूज़ कैसे करना चाहिए? तो मेरा आपको बेहतर मशवरा ये है कि आप हमेशा उन जॉब्स पे अप्लाई करें, जिसमें कम कनेक्ट्स लग रहे हों। पहले जो है वो अ, ऐसा होता था कि पहले बहुत कम कनेक्ट्स लगते थे, लेकिन अभी जो है वो अपवर्क ने ज़्यादा कर दिया है। अब जो है वो कनेक्ट्स ज़्यादा लग रहे हैं। तो लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि उन जॉब्स पे जाएँ, जहाँ पे कनेक्ट्स कम लग रहे हों। प्लस प्रोजेक्ट कैटलॉग का जो ऑप्शन है उसको यूज़ करें, ठीक है? कंसल्टेशन का फीचर है उसको यूज़ करें, ताकि कुछ ऐसी चीज़ें भी होनी चाहिए जिससे आपका कोई डायरेक्ट क्लाइंट ही आपके पास आ जाए। आपको प्रपोज़ल से अगर कनेक्ट्स नहीं भी हैं तो गुज़ारा हो जाए। लेकिन अ, मैंने अभी जो रिसेंटली अपवर्क का बैच पढ़ाया था उसमें भी मैंने ये चीज़ समझाई है बच्चों को, पैसा लगाओ, पैसा कमाओ। अब ये बात यहाँ पे चली गई है। पहले फ्रीलांसिंग थोड़ी-सी और होती थी, तब इतना इन्वेस्टमेंट वाला ज़ेन नहीं था। टू बी ऑनेस्ट हमें जो है मेरी कोशिश ये है कि बच्चों को सच बताना चाहिए। तो मैं मतलब ये है कि अगर हम उनको बताएँगे नहीं-नहीं कोई पैसा नहीं लग रहा, आप वैसे ही चले जाएँ, तो वो बाद में डीमोटिवेट होंगे कि यार अब मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैंने अपवर्क सारा सीख भी लिया, मैंने स्किल भी सीख ली। तो बेहतर है कि उनको सच पता होना चाहिए। तो सच यही है कि आपको पैसे लगाने पड़ेंगे स्पेशली अपवर्क में। हाँ, फाइवर में ये चीज़ नहीं है, लेकिन अपवर्क में जो है वो आपको कनेक्ट्स बाय करने पड़ते हैं। इवन और भी बहुत से प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको उनके कनेक्ट्स वगैरह या क्रेडिट्स वगैरह बाय करने पड़ते हैं। तो उनको बाय करें, ठीक है? कुछ तो आपको फ्री में मिल जाते हैं अपवर्क की तरफ से और जब आप बाय करते हैं तो आप उनको वाइज़ली यूज़ करें, सोच-समझ के यूज़ करें और नाइट टाइम में यूज़ करें क्योंकि उस वक़्त कंपटीशन कम होता है। क्योंकि जब आपने कनेक्ट्स यूज़ किए हैं तो आपको ऑर्डर ही नहीं मिल रहा तो फ़ायदा क्या? आप अपना सारा जो टाइम है वो वेस्ट कर रहे हैं और अपनी मनी वेस्ट कर रहे हैं, अपना रकम वेस्ट कर रहे हैं, पैसा वेस्ट कर रहे हैं। तो बेहतर है कि ये जो कनेक्ट्स हैं ये तकरीबन $0.15 का 1 कनेक्ट आपको पड़ा होता है। तो नॉर्मली जो है वो 6, 8 या 10 कनेक्ट तो लग ही रहे हैं, बाकी जो आप बूस्ट लगाते हैं वो उससे अबव है। तो ये है कि अगर जो है हम 10 कनेक्ट लगाएँ तो $1.5 लगा लें। लेट्स सपोज़ $1.5 आपकी एक जॉब पे लग रहे हैं, तो तकरीबन ₹500 आप कह लें या 450 कह लें। तो आप अगर आपको जॉब नहीं मिल रही तो आप ₹500 तकरीबन ज़ाया कर रहे हो, ठीक है? तो इस तरह से फिर जो है वो आपका काम नहीं बनेगा। तो आपको सोच समझ के ही अप्लाई करना है और इसका बेहतर फ़ॉर्मूला ये है कि आप जो है पहले अपवर्क को सीखें अच्छी तरह से। हम लोग एक और जो बिगिनर जो हैं वो एक गलती ये करते हैं कि स्किल सीखने पे बहुत टाइम लगाते हैं, स्किल सीख लेते हैं, लेकिन प्लेटफ़ॉर्म को सीखने की कोशिश नहीं करते, कभी फाइवर को नहीं सीखते, कभी अपवर्क को नहीं सीखते या बहुत कम टाइम देते हैं। तो मेरा आपसे मशवरा बेहतर एडवाइस मेरी ये है कि आप लोग जितना टाइम अपनी स्किल पे लगा रहे हैं, उससे डबल टाइम जो है वो आप अपने प्लेटफ़ॉर्म पे भी लगाएँ। प्लेटफ़ॉर्म्स को हम इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते। हम समझते हैं कि स्किल सीख ली है, फाइवर क्या चीज़ है, ऐसे ऑर्डर मिल जाना है, तो ये ऐसे अब नहीं होता। पहले किसी ज़माने में हो सकता था, तब इतना कॉम्पिटिशन नहीं होता था, लेकिन अब कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो उसके बाद ये कि आपको अगर कनेक्ट्स बाय करने हैं, तो आप उस वक़्त करें जब आपके पास काफ़ी मतलब कि बिल्कुल मतलब आप ज़ीरो पे आ जाएँ, आपके पास कनेक्ट्स नहीं है। और दूसरा ये है कि कनेक्ट्स बाय करने के लिए मैं रिकमेंड करूँगा सादा पे का कार्ड आप यूज़ कर लें। तो इसमें आपको अगर तो आपके अपवर्क अकाउंट में बैलेंस है, तो आप वहाँ से यूज़ करें। अदरवाइज़ जो है आप सादा पे का कार्ड यूज़ कर सकते हैं। इससे आई बिलीव कि आपको टैक्सेस कम पड़ेंगे एज़ कम्पेयर टू सम अदर बैंकिंग नेटवर्क्स। सो लेकिन उससे भी जो पहली एक चीज़ और आई थी कि अगर आपने अपवर्क से कोई पैसे कमाए हैं, तो आप उन्हीं पैसों में से कुछ रिज़र्व बैलेंस अपने पास रखें और उसी से आप जो है वो कनेक्ट्स परचेज़ कर लें। सो यहाँ तक हमारे पास कुछ क्वेश्चन्स थे। नाउ आई विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक जो है कि हमारा अ, जिसमें हम बात करेंगे कम्युनिकेशन सेशन के ऊपर। ओके, आई बिलीव कि मेरी स्क्रीन जो है वो प्रॉपर ठीक शो हो रही होगी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर बात करेंगे कि फ्रीलांसर्स जो हैं उनको क्लाइंट्स के साथ किस तरह से डील करना चाहिए। ओके, सो सबसे जो पहली चीज़ है वो ये है कि हम समझ लेंगे कि क्लाइंट कम्युनिकेशन होती क्या है। व्हाट इज़ क्लाइंट कम्युनिकेशन? क्लाइंट कम्युनिकेशन ये है कि आपके पास एक क्लाइंट आता है तो वो आपसे बातचीत करता है, अब आपने उसको जो है वो एक्टिवली रिस्पॉन्स करना है टाइम से, ठीक है? और एक्टिव लिसनिंग आपके अंदर होनी चाहिए। लाइक ये नहीं कि क्लाइंट बोल रहा है आपको उसकी चीज़ों की समझ ही नहीं आ रही। उसके बाद पेशेंस
आप में होनी चाहिए। अगर क्लाइंट रिप्लाई नहीं कर रहा तो इसका ये मतलब नहीं कि आप उसको फ़ौरन जो है वो मैसेज पे मैसेज कर दें। आपको बड़ा एक्टिवली, बड़ा सोच समझ के उसको मैसेज करना है। ये कोई व्हाट्सएप नहीं है, कोई फेसबुक नहीं है कि आप बार-बार मैसेज कर रहे हैं, ठीक है? इवन समटाइम मेरा एक क्लाइंट था, उसने मुझे कहा कि तुम 5-5 मैसेज में अपनी बात क्यों वन लाइनर में कर रहे हो? एक ही मैसेज में लिखो, मुझे आसानी रहेगी। मैंने कहा जी ठीक है। तो ये चीज़ें हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं और आपके साथ शेयर करने का मकसद ही यही है ताकि आप अपना आप ये मिस्टेक ना करें। उसके बाद ये है कि अगर आपका एक क्लाइंट के साथ काम चल रहा है तो कभी भी आप उसके दौरान अगला प्रोजेक्ट ना डिस्कस करने लग जाएँ, अगली प्रोजेक्ट की डिमांड ना करें। और जब एक क्लाइंट आता है तो फ़ौरन उससे बजट की बात ना करें कि मतलब एक क्लाइंट आया, वो कह रहा है कि मैंने लोगो डिज़ाइन बनवाना है, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। अब आप उसको ये नहीं कह रहे कि जी मैं इसमें ऐसे करूँगा, मैं ऐसे करूँगा। आप उसको सिर्फ़ ये कह रहे हो, ठीक है हो जाएगा, पैसे बताओ, पैसे बताओ। तो ये काम आपने नहीं करना। उसको ये फीलिंग जाएगी कि यार ये बंदा जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे माँग रहा है, इसको काम से मतलब नहीं है। तो एंड पे जाके आप बेहतर है डिस्कस करें। फिर उसके बाद है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को अटेंशन दें, देखें कि वो क्या डिमांड कर रहा है। उसके बाद ये है कि कभी भी आपने उससे र्यूड नहीं होना, कभी भी बहुत फ्रेंडली नहीं होना, कभी भी बहुत र्यूड नहीं होना। उसके बाद ये है कि सर, मैडम, डियर, बॉस ये वाले वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करने, आप लिखें उसका नेम लेने की कोशिश करें। हाय जॉन, हाय मार्क, अगर नेम नहीं पता तो हाय हेलो ये चीज़ करें। क्लाइंट्स इस चीज़ को पसंद नहीं करते कि आप उनको सर, मैडम, डियर, बॉस, ईटीसी इस तरह के अल्फाज ना यूज़ करें। फिर सबसे जो पहली चीज़ आती है वो ये है कि आप ये देखें कि क्लाइंट डिमांड क्या कर रहा है, उसको चाहिए क्या, ठीक है? अगर आपको उसकी डिमांड का ही पता नहीं चलेगा तो आप उसको काम अच्छा नहीं करके दे पाएँगे। सबसे पहली चीज़ यही है कि आपको समझना है कि व्हाट ही और शी इज़ डिमांडिंग, उसकी डिमांड क्या है, उसको चाहिए क्या? वो समझने की कोशिश करें। समटाइम क्लाइंट आपको मैसेज करते हैं और आपको समझ नहीं आती कि व्हाट ही और शी इज़ लुकिंग फॉर। फिर उसके बाद ये है कि आप उनको एक अच्छी सर्विस दें, आप उनको टाइमली रिप्लाई करें, एक अच्छे वे में रिप्लाई करें, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होना और उनकी कंट्री चेक करें कि आया ये जो क्लाइंट है ये किस कंट्री से है, इसके प्रीवियस रिव्यूज़ किस तरह के हैं, इसकी वर्क हिस्ट्री क्या है, इसने किन चीज़ों पे काम किया है, किन चीज़ों पे काम नहीं किया। ठीक है, आया ये अपनी इस फील्ड में पहले हायरिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ पे मैं अपवर्क की एक और टिप शेयर कर दूँ। अगर आपको अपवर्क में एक ऐसा क्लाइंट नज़र आ रहा है जिसकी प्रीवियस जॉब हिस्ट्री नीचे नज़र आ रही होती है, तो उसमें उसने अपनी उस फील्ड के रिलेटेड, आपकी फील्ड के रिलेटेड बहुत सी हायरिंग्स की हुई हैं। तो आप उसको लाज़मी अप्रोच करें क्योंकि वो एक आपकी फील्ड का लॉन्ग टर्म क्लाइंट है। उसने पहले भी आपकी फील्ड से रिलेटेड बहुत सी हायरिंग की हैं और अब भी वो आपकी फील्ड से रिलेटेड कर रहा है और नेक्स्ट भी करेगा। फिर उसके बाद अगेन वही कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है क्विक रिप्लाईज़। आपके टाइमली रिप्लाईज़ बहुत मैटर करते हैं। क्लाइंट इस चीज़ से बहुत इम्प्रेस होगा और आपको सम टाइम आपको ऑर्डर ही इसी बेस पे मिल जाएगा कि उसको और कोई बंदा रिप्लाई कर ही नहीं रहा था, बाकी लोग सोए हुए थे, आपने रिप्लाई कर दिया और आपके ऑर्डर आने के चांसेस बढ़ गए। कोशिश करें कि जब आप क्लाइंट से बात करें तो उसका नेम यूज़ करने की कोशिश करें, ठीक है? इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। इसकी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल इस तरह से दूँगा कि मेरा एक दोस्त होता था, हम लोग जब भी किसी कैफ़े वगैरह पे जाते थे या रेस्टोरेंट में जाते थे, तो वो जहाँ पे जो वेटर या एम्प्लॉयी होते थे, वो उनसे उनको बुलाता था और सबसे पहले उनसे उनका नाम पूछता था। और उसके बाद उसको जब भी बुलाता था तो उसके नेम से ही पुकारता था। तो मैंने उससे एक बार पूछा कि यार इससे क्या होता है? तो कहता है यार इससे जो है ना वो आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत इंक्रीज़ होती है और वो बंदा अट्रैक्ट होता है, ह्यूमन नेचर है कि जब आपका नाम लिया जाता है तो आप अट्रैक्ट होके उस चीज़ को सुनते हैं। लाइक अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, आप कहते हैं छोटे, तो वो और भी बहुत से लोग उसको इस तरह से बुला रहे हैं, लेकिन जब आप उसका नाम लेंगे ना अली, अहमद, तो वो बहुत इम्प्रेस होगा इस चीज़ से, ठीक है? तो सेम लाइक क्लाइंट्स, आप क्लाइंट का नेम लेंगे तो उसको अच्छा लगेगा और मोस्टली हमें फाइवर, अपवर्क में पता चल जाता है क्लाइंट का नेम कहीं न कहीं क्या हालाँकि मेंशन होता है। और अगर नहीं आपको पता चल रहा है तो आप फर्स्ट में ही उससे पूछ लें कि व्हाट इज़ योर गुड नेम? लेकिन ये नहीं है कि वो आपसे प्रोजेक्ट की बातें कर रहा है और आप उससे पूछ रहे हो आपका नाम क्या है, ऐसे नहीं। लेकिन अगर कोई नॉर्मल सी मतलब के चिट-चैट है तो उसमें आप पूछ लें तो बेहतर है। फिर उसके बाद ये है कि अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपकी कहीं भी जगह पे, कम्युनिकेशन में, किसी भी जगह पे स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ये है कि आपने कॉपी कैट नहीं बन जाना कि आपने लिखे-लिखाए प्रपोज़ल रखे हैं, क्लाइंट आ रहा है, आपने उसको प्रपोज़ल भेजना है, आपने ठग करके वो एक लिखा-लिखाया प्रपोज़ल भेज दिया, फिर आपको आंसर नहीं आएगा क्योंकि क्लाइंट्स को भी अब समझ आ गई है कि हम लोग किस तरह से जो है वो उनको रिस्पॉन्स करते हैं। पहले ये चीज़ चल जाती थी, अब मेरा पर्सनल मशवरा यही है, आप लोगों को एडवाइस यही है कि आप लोग हमेशा हर क्लाइंट के लिए अलग से प्रपोज़ल लिखें और एक अच्छा प्रपोज़ल लिखें और प्रपोज़ल लिखना, कवर लेटर लिखना ये एक पूरी साइंस है। इस चीज़ को सीखें, यूट्यूब पे जाएँ,
मेहनत करें, ठीक है? और इस चीज़ को सीखें। फिर उसके बाद आ जाता है जी अवॉइड हाई प्राइस डिमांड मोर देन क्लाइंट बजट। कभी भी क्लाइंट के बजट से ज़्यादा पैसे नहीं माँगने और कभी भी क्लाइंट के बजट से कम मतलब जो उसने जितने दिन कहे हैं उससे ज़्यादा दिनों का नहीं कहना। आपने कहना है मैं इससे कम दिनों में कर दूँगा। लाइक अगर वो कह रहा है मुझे 3 दिन में चाहिए तो आप उसको बोलो यार मैं आपको 24 आवर्स में कर दूँगा। उसके बाद डिफरेंट एक्रोनिम्स जो होती हैं इनको आप याद करें और अपनी चैट में यूज करें लाइक ईओबी, टीआईए, एंड ऑफ बिजनेस, थैंक्स इन एडवांस। ठीक है, इस तरह से बहुत सी एक्रोनिम्स होती हैं जिनको आपको सीखना है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप यूट्यूब से कोई एक आधी वीडियो देख लें, आपको काफी जो है वो याद हो जाएंगी। उसके बाद ये कि ट्राई टू गो विद द लीस्ट पॉसिबल बजट। अगर आप बिगिनर हैं तो आप या आपके पास रिव्यू नहीं तो आप कम पैसों में उससे बात करने की कोशिश करें। अगर आप बिगिनर हैं और बहुत ज़्यादा पैसे माँग लेंगे तो आपका काम नहीं बनेगा। उसके बाद ये कि अपने प्रपोज़ल में कुछ क्वेश्चंस पूछें। जब आपने क्लाइंट से कवर लेटर लिखना है, उसको प्रपोज़ल भेज रहे हैं, तो कोशिश करें उससे कुछ क्वेश्चंस पूछें। सलाम करेंगे तो जवाब मिलेगा, ये वो वाला हिसाब है। नेक्स्ट इज़ के आप अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा ऑफर करें। लाइक चूँकि आपके एक कॉम्पिटिशन में है, मैंने आपको बताया कि क्लाइंट जो है वो 3-4 और भी लोगों से बात कर रहा होगा। तो आप उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑफर करें कि हाँ यार मैं आपको ये भी बना दूँगा, मैं आपको ये कर दूँगा या मैं सैंपल पहले तैयार कर सकता हूँ। इस तरह की चीज़ आप करें क्योंकि क्लाइंट कंपेयर करता है कि यार कौन बंदा मुझे क्या सर्विस दे रहा है और कितने में दे रहा है। फिर उसके बाद ये है कि आपने कभी भी मिन्नतें नहीं करनी क्लाइंट की कि प्लीज़ मुझे ऑर्डर दे दें, मैं सारा आपका बहुत शुक्रगुज़ार रहूँगा, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। ऐसे नहीं होना चाहिए। प्रोफ़ेशनल और मैच्योर होके आपने बात करनी है। उसको आपसे बात करके पता लगे कि यार ये जो है ये वाक़ई ही फ्रीलांसर है और ये पहले भी लोगों के साथ काम कर चुका है। नेक्स्ट है कि आप एंड में जब प्रपोज़ल वग़ैरह लिखते हैं या बात करते हैं तो कोई अच्छी पंच लाइन ऐड करें जिससे उसपे अट्रैक्शन जाए, ठीक है? अ, अगर आप कभी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो तो आप हमेशा उसी बंदे के पास जाते हैं जिसने एंड में एटलीस्ट जो है वो अपना कोई अच्छा इंप्रेशन छोड़ा हो, ठीक है? तो लास्ट जो है वो बहुत मैटर करता है, ठीक है? तो एंड में कोई बहुत ही बेहतरीन किस्म की आपकी लाइन होनी चाहिए। फिर उसके बाद ये कि पोर्टफोलियो आपके पास होना चाहिए और आप अपना पोर्टफोलियो लिंक दें ताकि उसको पता चले यार इसका ये वर्क है और सम टाइम वो आपके वर्क से ही इंप्रेस हो जाएगा। 2 तरह से क्लाइंट इम्प्रेस हो सकता है, कभी-कभार वो आपकी कम्युनिकेशन से इम्प्रेस हो सकता है, आपकी लिखने का जो अंदाज़ है उससे इम्प्रेस हो सकता है कि हाँ यार इसको समझ आ गई है और कभी-कभार वो आपकी डिज़ाइनिंग से इम्प्रेस हो सकता है। उसके बाद आ जाता है कि जी क्लाइंट की लैंग्वेज में ग्रीटिंग्स यूज़ करें, लाइक अगर आपका क्लाइंट फ्रांस, जर्मनी, स्पेन वगैरह से है तो आप गूगल करें थोड़ा-सा हेलो, हाय जिस तरह से है बोयो फ्रेंच में, ठीक है? तो कम तो हुआ, इस तरह के जो अल्फ़ाज़ हैं आपको थोड़े बहुत जो है वो आने चाहिए, इनका जो है वो आपको फ़ायदा ही होगा, क्लाइंट इस चीज़ से इम्प्रेस होगा, अगर आप 1-2 अल्फ़ाज़ उसकी लैंग्वेज के शुरू में ऐड कर देंगे। ये सेम इसी तरह से है कि जब सम टाइम आप किसी गोरे को देखते हैं और वो उर्दू बोल रहा होता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो ये वही वाली चीज़ है, अगर आप उसकी लैंग्वेज के अल्फ़ाज़ बोलेंगे तो उसको अच्छा लगेगा। इसी तरह से एक और मैं यहाँ पे टिप आपको दूँगा कि कभी भी आपको ज़िंदगी में किसी लैंग्वेज को सीखने का मौका मिल रहा है, तो आप लैंग्वेज लाज़मी सीखें। चाइनीज़, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश कोई भी लैंग्वेज आपको सीखने का मौका मिल रहा है, तो आप लाज़मी उसको सीखें। ये चीज़ आपको कहीं न कहीं ज़िंदगी में फ्रीलांसिंग फ़ील्ड में या इसके अलावा भी आपको काम आ जाएगी। मैंने 2 लैंग्वेजेज़ सीखी थी, चाइनीज़ और फ्रेंच। तो आई बिलीव कि ये आपको कहीं न कहीं फ़ायदा देती हैं। तो उसके बाद आ जाता है जी इफ क्लाइंट नीड्स अर्जेंट टास्क देन मेंशन योर प्रोजेक्ट टाइमिंग इन फर्स्ट लाइन। अगर आप प्रपोजल लिख रहे हैं और उसने कहा है कि मुझे जल्दी काम चाहिए तो आप सबसे पहले ही ये लाइन लिखें क्योंकि क्लाइंट जब कंप्यूटर में होगा या मोबाइल में होगा तो वो प्रपोजल नहीं भी आपका ओपन करेगा तो बाहर से ही उसको थोड़ी बहुत लाइनें नजर आ रही होती हैं जो स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है। तो आप शुरू में यही लिखें कि मैं ये जल्दी में करके दूंगा। उसके बाद ये है कि अगर क्लाइंट ने कुछ क्वेश्चंस रेज़ किए हैं, तो उनका आंसर बहुत परफेक्ट वे में करें और उसके बाद ये है कि अपने क्लाइंट को जो है वो शो करें कि आप उसके प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं। उसको पता लगना चाहिए कि यार ये इस बंदे को मेरे प्रोजेक्ट से कोई फ़र्क पड़ रहा है। उसके बाद ये है कि डोंट टाइप इन कैपिटल लेटर्स ऑलवेज़। ये नहीं है कि कैपिटल लेटर्स में बात करें लिख के और इसी तरह से टगलिंग नहीं करें कि आप जो है वो कुछ छोटे, कुछ बड़े टॉगल केस यूज़ करें कि कुछ छोटे लेटर हैं, कुछ बड़े हैं, ये ना करें। इस तरह की चीज़ों से आप जो है वो अवॉइड करें। नॉर्मल सिंपल जो है वो बेहतर वे में बात करें, जैसे नॉर्मल बात हो रही होती है। और फिर ये कि अगर आपने कोई क्वेश्चन्स पूछने हैं, तो आप उनसे कोई बुलेट पॉइंट्स या नंबर सीक्वेंस में
लिख के भेजें। इसकी मैं एग्ज़ाम्पल भी नेक्स्ट पेज में आपको दिखाता हूँ। उसके बाद ये है कि अब उनको कोई सरप्राइज़ दें, उनके लिए कुछ एडिशनल काम करके रखें अपने पास। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ऐड की है क्वेश्चन से रिलेटेड, जो कि एक बेस्ट कह लें कि चीज़ है। ट्राई टू आस्क क्वेश्चंस इन बुलेट पॉइंट्स और नंबर सीक्वेंस, इस चीज़ को समझने के लिए। तो ऊपर मैंने एक एग्जांपल ऐड की है कि हेलो, होप एवरीथिंग इज गुड एट योर साइड, आई हैव फ्यू क्वेश्चंस इन माय माइंड। तो मैंने एक ही जगह पे जो है वो 3, 4, 5 क्वेश्चंस को कह लो कि गुत्थम-गुत्था कर दिए, तो उसको इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा जो है वो इरिटेट होगा, उसको समझ ही नहीं आएगी क्या रिप्लाई करना है, क्या नहीं करना। तो उसके बाद जो है नंबर सीक्वेंस में ये होता है कि ये चीज़ मैं प्रैक्टिकली फेस कर चुका हूँ। तो मैंने अपने क्लाइंट को सेम इसी तरह से नंबरिंग बना के भेजी। तो उसने मुझे बड़ा सिंपल सा रिप्लाई किया, नंबर 1 25, नंबर 2 सिंपल, नंबर 3 फलां, नंबर 4 फलां। तो ये है कि उसको कोई बहुत ज़्यादा खपना नहीं पड़ा, उसको कोई डिटेल नहीं बतानी पड़ी। उसने नंबरिंग करके ना मुझे आंसर कर दिया कि यार इसका ये आंसर है और इसका ये आंसर है, मैं ये चीज़ें आपसे चाहता हूँ। तो इस तरह से जो है आप एक परफेक्ट वे में अपने क्लाइंट्स को जो है वो अपनी बात डिलीवर कर सकते हैं और वो इस चीज़ से इम्प्रेस होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाज़मी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस तरह की बहुत सी ज़बरदस्त किस्म की वीडियोज़ हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच गाइस।